नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा भाटिया, राजकीय महाविद्यालय जमवा रामगढ़ से हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र में रीतक काल की परिस्थितियाँ विषय पर चर्चा करूँगी। इससे पहले हमने रीतिकाल की पूर्व पीठिका और रीतिकाल का विकास पर चर्चा की थी। किसी भी चीज़ पर, समाज में रहने वाले प्राणी पर, उसमें होने वाली गतिविधियों का पूर्ण प्रभाव पड़ता है। साहित्य समाज में विद्यमान व्यक्ति द्वारा या विद्वान द्वारा परिस्थितियों को ग्रहण करते हुए ही लिखता है। साहित्य को हम समाज का दर्पण कहते हैं। जो भी साहित्य रचना की जाती है वह पूर्व के समय, तत्कालीन समय के प्रभावों को ग्रहण करते हुए लिखी जाती है। अतः सिर्फ साहित्य की परिस्थितियाँ या साहित्य का प्रभाव ही उस पर नहीं पड़ता, बल्कि समाज में होने वाली अन्य गतिविधियों का प्रभाव भी साहित्य पर पड़ता है। उसमें प्रमुख रूप से राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों का प्रभाव हम देखेंगे। आज सबसे पहले हम राजनीतिक परिवेश पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको ध्यान है, हिंदी साहित्य के इतिहास में 1700 से 1900 तक का समय भारत में मुग़ल साम्राज्य का समय माना जाता है। मुग़लों ने वैभव विलास और विजय वृत्तांत के अनेक उदाहरण हमारे सामने उपस्थित हैं और ये इस बात का प्रतीक हैं कि इस युग में बादशाहों का उत्कर्ष चरम अवस्था पर था। शासक समर्थ थे और जैसे ही युद्ध से उन्हें अवकाश मिलता था, वे विलासिता में डूबे रहते थे। इसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा। और राजनीतिक दृष्टि से इसका परिणाम यह रहा कि जिस शासन को अकबर ने अपनी नीति से दृढ़ बनाया और जहांगीर ने भी उसे अच्छी तरह से संभाला, वह शासन मुग़ल काल के उत्कर्ष से नीचे गिरने लगा। इस विषय में डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि जिस प्रकार साहित्य के इतिहास में भक्ति काव्य के चरम वैभव के बाद संवत 1700 के आसपास से ही कविता क्षयग्रस्त होने लगी थी, ठीक उसी प्रकार राजनीतिक इतिहास में मुग़ल साम्राज्य भी अपने संपूर्ण यौवन को प्राप्त करने के उपरांत ह्रासोन्मुखी हो चला था। देखिए, समाज का ही प्रभाव है। एक तरफ जहाँ विकास अपने चरम पर पहुँचता है राजनीति का, दूसरी तरफ साहित्य भी भक्ति काल में अपने चरम उत्कर्ष पर था। जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियों में पतन की शुरुआत हुई, उसका प्रभाव हमें रीतिकाल के साहित्य पर या रीतिकाल में भी दिखाई देने लगा। ये सामान्य सी बात है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु या कोई भी उपादान जन्म से लेकर क्रमशः धीरे धीरे विकास करता हुआ अपने
चरम पर पहुंचता है और अंतिम बिंदु पर पहुंचने के बाद उसका नीचे गिरना स्वाभाविक है या उसका अंत होना स्वाभाविक है। मध्य युग में समाजवादी पद्धति पर आधारित उच्च वर्ग के राजा और सामंतों का जीवन वैभव से परिपूर्ण था। इस युग में दिल्ली के अनुकरण पर छोटे छोटे राजाओं में भी वैभव विलास की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई। प्रकृति के उपादान रमणीय विहार स्थल उस समय के समाज में वंदनीय हो गए। विलास की प्रकृति और वैभव राजाओं के प्रिय स्थल बन गए। इस तरह के समाज का कवियों की रचनाओं पर भी असर पड़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी चर्चा करते हुए कहा है कि श्रृंगार वर्णन को बहुतेरे कवियों में अश्लीलता की सीमा पर पहुंचा दिया। इसमें जनता की रुचि तो इतनी नहीं थी, लेकिन आश्रयदाताओं की रुचि इसमें अधिक थी, जिनके लिए वीरता और कर्मण्यता का जीवन बहुत कम रह गया था। रीतिकाल में निम्न वर्ग का जीवन सदा की भांति उपेक्षित ही रहा है। उनकी स्थिति आर्थिक दृष्टि से भी कमज़ोर रही है। कवि और कलाकारों का वर्ग राजाओं के आश्रय में रहकर उन्हीं की तरह उच्च आशाओं, आकांक्षाओं और लालसाओं में लिप्त हो गया। तत्कालीन भारत में मुगलों के उत्तराधिकार की नियमहीनता ने अशांति और संघर्ष का वातावरण बना दिया। देश के विभिन्न भागों में इसी तरह का विद्रोह और संघर्ष के तेवर बढ़ने लगे। अकबर के राजपूत सहयोगी नीति को और औरंगज़ेब ने ध्वस्त कर जयपुर पर अधिकार किया तो मरवाह और मेवात सभी मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। शाहजहाँ के समय में स्थापत्य कला की विशेष उन्नति हुई। वह साहित्य प्रेमी भी था तथा फारसी, संस्कृत और हिंदी के कवियों को संरक्षण प्रदान करता था। उसका साम्राज्य धार्मिक कट्टरता, अत्याचार एवं अन्याय का शासन बन गया। संकीर्णता के फलस्वरूप विभिन्न धर्मावलंबी उसके विरोधी हो गए। उसकी हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने की अनुमति और कवियों और कलाविदों को दरबार से निकालने से ओरछा, कोटा, बूंदी, जोधपुर में साहित्यकारों को या कवियों को शरण लेनी पड़ी। औरंगज़ेब के बाद थोड़े थोड़े समय के लिए अनेक मुग़ल शासक हुए, लेकिन उनका समय अकर्मण्यता, अयोग्यता और विलासिता का इतिहास बनकर रह गया। इस तरह से जो पतन राजाओं के माध्यम से शुरू हुआ, धीरे धीरे वह पतन सामान्य व्यक्ति तक पहुंच गया। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण आश्रयदाता के यहाँ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए संघर्ष करते हुए कवि का था। और इसी संदर्भ में अब हम देखते हैं सामाजिक परिवेश। देखिए, किसी भी परिवेश का, राजनीतिक परिवेश का असर सामाजिक परिवेश पर पड़ता है और सामाजिक परिवेश राजनीति को प्रभावित करता है। रीतिकालीन काव्य की रचना भी सामाजिक परिवेश, सम्राट के आतंक और जनसाधारण की दैन्य परिस्थिति में ही हुआ है। राजाओं और बादशाहों का प्रभुत्व लिए शासन वर्ग था, तो दूसरी ओर शासन वर्ग जो प्रशासन चला रहा था और दूसरी ओर गरीब किसान, व्यापारी एवं दुकानदार थे। इतिहासकारों ने
इन्हें क्रमशः दो वर्गों में विभाजित किया, एक योद्धा वर्ग और दूसरा उत्पादक वर्ग कहलाया। आज की स्थिति की तरह ही उस युग की भी स्थिति थी कि जो ऊपरी सतह पर रहने वाले वर्ग होता है वह अधिकांशतः सफल माना जाता है और श्रम करने वाला व्यक्ति हमेशा दीनता से परिपूर्ण होता है। उनकी इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर ईश्वरी सिंह ने कहा, भोक्ता वर्ग सम्राट के परिवार और दरबारों से लेकर नौकरों और दासों तक फैला हुआ था। देखिए, सम्राट ही नहीं बल्कि सम्राटों के यहाँ दरबार में करने वाले अन्य मंत्री पद को प्राप्त करने वाले और वहाँ के जो नौकर या दास हुआ करते थे उनकी स्थिति भी आम जनता से प्रमुखता की ओर जाती थी। उन्हें लगता था कि वे राजाओं के साथ हैं, राजाओं के साथ होने के कारण वो वरिष्ठ हो गए हैं। यह वर्ग राज्य की शक्ति था। उत्पादक वर्ग पर इनका पूर्ण प्रभुत्व था। सामाजिक स्थिति भी इन लोगों की सामान्य लोगों से अधिक श्रेष्ठ हुआ करती थी। इन दोनों के बीच बड़ा अंतर था शासक और शासित या शोषक और शोषित वर्ग का। इस समय की मुगल परिवार और दरबारी सामंतों के बहुमूल्य आभूषण जवाहरात का प्रयोग ऐश्वर्य का प्रतीक बन गया। स्त्री और श्रृंगार का दरबारों में प्रसार होने लगा। इस कारण उस समय के कवियों को कविता में तरह तरह की साज सज्जा का चित्रण करने की छूट से रीति काव्य में सुरा, सुंदरी, वैभव, विलासिता स्वाभाविक रूप से प्रदर्शित किए जाने लगे। वैभव विलास के इस समाज में क्रीड़ा और मनोविनोद के तत्कालीन प्रचलित साधनों की कमी नहीं थी। शतरंज, चौसर जैसे खेल, प्रेम के प्रतीक पक्षियों, तोता, मैना, कबूतर को पालना, शिकार और जानवरों की लड़ाई के शौकीन ये लोग श्रमिक और दलित वर्ग के दुख अभाव से अपरिचित होकर जीवन जी रहे थे। देखिए, शासक वर्ग जो है वह जब वैभव विलास में डूबता है, उसकी व्यवस्था करने के लिए या उसकी प्रशंसा करने के लिए मंत्री और दास भी लगे रहते हैं। जब शासक स्वयं विलासिता में डूबा हुआ हो तो उसकी सेवा करने वाले या उसका साथ देने वाले लोग या उसकी सेवा में उपस्थित लोग भी उसी तरह का जीवन जीते हैं और उसी तरह के अहम में वह अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगते हैं। इसी तरह से इस तरह समाज में दूरियां उत्पन्न हो गई। गलत आदतों और गलत व्यवहारों का आम जनता पर भी असर पड़ने लगा। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति और भी दीनता की ओर अग्रसर हो गई। वे पुरुष की संपत्ति अथवा भोग्या मात्र थी। पुरुष की संपत्ति से तात्पर्य ये है कि पुरुष उसका उपयोग संपत्ति की तरह किसी को भी देकर या उसका उपभोग करने के लिए प्रस्तुत कर देता था और स्त्री केवल भोग करने के लिए ही पात्र मानी गई थी। उसकी अन्य योग्यताओं को नगण्य मान लिया गया था।
और इस विलासिता में डूबे हुए समाज में कन्या का अपहरण अभिजात वर्ग के लिए बड़ी साधारण सी बात हो गई। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वह किसी भी सुंदर स्त्री को उठाकर ले जाते थे और इस भय के कारण आम जनता में अल्प आयु में ही कन्याओं का विवाह का प्रचलन हो गया। माता पिता को ये दहशत होती थी कि राजा या अभिजात वर्ग के लोग बढ़ती हुई कन्याओं को उठाकर ले जाएंगे, इससे पहले वह विवाह द्वारा उसके पति को सौंप दें, जिससे उनकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाए। यह औरतों के स्त्रियों के स्तर को गिराने वाली स्थिति थी। बेगमों और रक्षिताओं की अनगिनत संख्या होते हुए भी ये लोग तथाकथित अमीर लोग वेश्याओं के यहाँ पड़े रहते थे। कहने का तात्पर्य ये है, बहुविवाह परंपरा के साथ साथ युद्ध में जीती हुई जितनी भी स्त्रियां होती थी उसका भोगना इनके लिए बड़ा आसान होता था और साथ ही वेश्यावृत्ति को बहुत अधिक संबल मिला और इस वेश्याओं का इतना महत्व बढ़ा। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ये लोग वेश्याओं के इशारे पर लोगों के भाग्य का निर्धारण करने लगे। वस्तुतः भारतीय इतिहास में यह घोर पतन का काल था। रीतिकालीन कवियों द्वारा नारी के चित्रण इसी सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं। इस काल का कवि अपने आश्रयदाताओं के भोगपरक जीवन को देखकर उस प्रकार के जीवन को यश और सम्मान का कारण समझ अपनी कल्पना और वाणी से राजा को अत्यधिक खुश कर धन प्राप्ति के लिए इन सब का चित्रण करने के लिए मजबूर हो गया। देखिए, सबसे प्रमुख बात थी कि कवि जो थे वे राज दरबारों में रहते थे और अगर राज दरबार में रहते हुए उन्होंने राजा की रुचि के अनुरूप या अपने आश्रयदाता की रुचि के अनुरूप कार्य न किया तो उनकी आजीविका खतरे में आ जाती थी। ऐसी स्थिति में राजा जिस चीज़ से सबसे अधिक खुश होता था वही कार्य वो करने के लिए मजबूर हुए और उन्होंने इस तरह से श्रृंगार और नारी का चित्रण करना शुरू कर दिया। और दूसरा कारण यह रहा कि यह कलाकार या कवि वर्ग अधिकांशतः निम्न वर्गों से आया था और राजाओं के आश्रय में रहता था। उन्होंने गरीबी परेशानियों के जीवन से निकलकर सुख सुविधा की ओर आकर्षित होते हुए राजाओं के यहाँ से प्राप्त पुरस्कार द्वारा ही अपनी जीविका चलाने का प्रयास किया और उनकी काव्य रचना का जो पुरस्कार यह वर्ग दे सकता था वह सामान्य जीवन में कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता था। उनके आश्रय में रहकर उन्हीं की तरह जीने की लालसा में ऐसी रचनाओं की रचना की जाने लगी और मुग़ल साम्राज्य के पतन का प्रभाव इन कवियों पर भी पड़ा। औरंगज़ेब के ना रहने पर यह कवि छोटे छोटे राजा, नवाबों, सामंतों और रईसों के आश्रय में रहने लगे। रीतिकाल के रीति कवियों के जीवन का यह एक प्रमुख सत्य है। अगले अंश में हम अन्य परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे।